गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉलेज टावर में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस का काइंड 3 यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप लोग थोड़ा काइंडली बोर्ड पर थोड़ा माइन्यूटली ध्यान देंगे। प्रेजेंट टेंस का थर्ड पार्ट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी इसको कहा जाता है। टेंस इसको हम लोग दोनों नाम से पुकारते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इससे मालूम होता है कि जब हम बातचीत कर रहे होते हैं और उस समय जो काम हो रहा है उसी के बारे में ये बताता है। ठीक है, इसका एक डिफिनेशन ले लीजिए छोटा सा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस tells us about an action that is going on at the time of speaking। Present continuous tense tells us about an action that is going on at the time of speaking। सबसे प्रमुख बात है at the time of speaking, यानी जब हम बातचीत कर रहे होते हैं उस समय यदि कोई हम काम करते हैं तो उस काम को या उस एक्शन को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में मानते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर। ठीक है, एक सेंटेंस है, आई एम राइटिंग ए लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो मैं एक पत्र लिख रहा हूँ से क्या ज्ञात होता है? मैं एक पत्र लिख रहा हूँ से ज्ञात होता है जब हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और उस समय हम जो काम कर रहे हैं, राइटिंग का जो काम कर रहे हैं, माने उसी समय हो रहा है जिस समय हम बातचीत कर रहे होते हैं। ठीक सेम टाइम जब हम बातचीत कर रहे होते हैं और उसी समय हम जो काम कर रहे होते हैं उस टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मानते हैं। इसके अनेक एग्जाम्पल हो सकते हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। अनेकों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आई एम गोइंग टू, बाज़ार जाने की जो क्रिया है हम उस समय हो रही है जब हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, यानी तत्काल
है ना, एट द सेम टाइम। तो ऐसे भाव को, ऐसे आशय को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। स्ट्रक्चर इसका है, पहले होता है सब्जेक्ट, इसके बाद होता है एम या इज या आर, इसके बाद होता है एम इज आर, और इसके बाद होता है V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा यदि हो। ध्यान दीजिए, पहले होता है SUB, यानी हम शॉर्ट में लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जैसा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जैसा होगा, यदि आई होगा तो एम होगा। ठीक है, और यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होगा तो इज होगा, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पर आपको आर होगा। ठीक है, एम जो है केवल और केवल आई के साथ में आता है, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में आई के साथ एम ही आता है, दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। तो ठीक है, तो सब्जेक्ट यदि आई है तो एम होगा, यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इज होगा, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे बॉयज, वी, दे, ठीक है, तब वहाँ पर आर होगा। और इसके बाद में ये जो है सबके साथ में रहेगा, एक सबके साथ कॉमन है, ये जो V प्लस ING यानी V4। ठीक है, V प्लस ING यानी V4, तो ये जो है सब सब्जेक्ट के साथ में आएगा, क्योंकि यह जो आपका माने वर्ब है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस का मीनिंग होता है जो जारी है, अभी तत्काल जो जारी है, जो अभी चल रहा है, जो बीत रहा है, अभी तत्काल जो समय या जो काम हो रहा है, या जो समय अभी तत्काल एट द प्रेजेंट जो समय बीत रहा है, हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ उसके लिए V प्लस ING यानी V4 अवश्य होगा। अब देखिए, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल 1, यदि हम एम लेते हैं तो एम केवल आई के साथ में आएगा, आई एम। अब यहाँ पर आई एम यदि है तो यहाँ V प्लस ING सब सब्जेक्ट के साथ में आएगा। आई एम राइट लेते हैं और राइटिंग कर दिया, तो देखिए राइट आपका वर्ब होता है, WRITE आपका राइट वर्ब हुआ। राइट में हमने ING जोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके लास्ट में ई होता है, तो जब हमको उसमें ING जोड़ना होगा तो ई को हटा करके तब उसमें हम ING जोड़ेंगे। ठीक है, और यदि ई नहीं है तो हम डायरेक्ट ING जोड़ देंगे। ठीक है, तो आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, यदि हम इज लेते हैं, इज आता है यदि पर्सन थर्ड पर्सन का है और सिंगुलर है, यदि पर्सन थर्ड पर्सन का है और सिंगुलर है तो उसके साथ में ई जाएगा। देखिए, जैसे हम यहाँ पर ही लेते हैं, ही आपका थर्ड पर्सन है किंतु सिंगुलर है। हम आप लोगों को बता दिए हैं कि ही, सी, इट, ही, सी, इट, ये तीनों थर्ड पर्सन के हैं। ही, सी, इट तीनों को थर्ड पर्सन में माना जाता है और सिंगुलर नंबर में माना जाता है। तो यदि ये सिंगुलर नंबर में है तो उनके साथ में ई जाएगा। तो ही इज राइटिंग, ये सब में जाएगा ए लेटर। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल, यदि हम आर लेते हैं तो आर के लिए
सब्जेक्ट जो है, जो फर्स्ट में जो सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट को प्लूरल होना अनिवार्य है। ठीक है। सब अब देखिए सब्जेक्ट कौन, जो माने जो प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं वो कौन होते हैं, वो कौन होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट कौन होते हैं? जो थर्ड पर्सन के जो लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो उन्हीं का प्लूरल होता है। ये हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को कि सिंगुलर और प्लूरल माने किसी नाउन का ही होता है, और ऐसा नाउन जो आपको लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। मैं ये भी बता दिया आप लोगों को कि आई और यू को छोड़ के बाकी संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, वो सभी थर्ड पर्सन माने जाते हैं। हम पहले बता दिए आप लोगों को। तो अब यहाँ पर यदि मान लीजिए कि हमको आर लगाना है तो देखिए यहाँ पर दे मैं बता दिया आप लोगों को, ही, सी, इट, ये तीन जो सब्जेक्ट होते हैं ये थर्ड पर्सन में है और सिंगुलर नंबर में है, और इन तीनों का जो प्लूरल होता है वो दे होता है। तो देखिए दे आपका प्लूरल हो गया तो आर आएगा। दे आर राइटिंग अ लेटर। ठीक है। अच्छा, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पर नोट किया होगा ये जो राइटिंग चाहे यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जितने भी वर्ब्स आएंगे वो V4 होंगे और उनके साथ में ING प्लस अवश्य होगा। इसके बाद में आपको समझिए कि माने ए और एन चाहे दी, वो समझिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार ए एन दी का प्रयोग आप करेंगे। और उसके बाद यदि कुछ एक्स्ट्रा और चीज़ें हैं तो आप उसके बाद में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट हुआ, VING यानी V4 आपका राइटिंग। ठीक है। और इसके बाद में ये जो हेल्पिंग वर्ब है आपका, हेल्पिंग वर्ब एम इज आर को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, या हिंदी में हम उसको सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके बाद में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस क्या हैं। ठीक है। ये तीन तरह से इनका यूज होता है। थोड़ा काइंडली आप लोग ध्यान देंगे, क्या है कि बिना टेंस का आपका ग्रामर में कहीं गुजारा नहीं हो सकता है। बिना टेंस के आप वॉइस नरेशन या और भी कोई काम नहीं कर सकते हैं, ना कोई आप राइटिंग कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। अब देखिए यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक मिनट, प्रेजेंट continuous is used as follows. प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड एज फॉलोज। अब हम नीचे जो सेंटेंस लिखने जा रहे हैं वो उससे ये आपको मालूम होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कहाँ कहाँ होता है। ध्यान दीजिए, नंबर 1, इनका यूज जो है, पहले यहाँ देखिए, फॉर एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन at the time of speaking.
हमने लिखा फॉर एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर इसका प्रयोग उस समय होता है जब हम कोई चीज़ बातचीत कर रहे होते हैं, उस समय इसका माने यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वही आई एम राइटिंग अ लेटर, दूसरा शी इज कुकिंग फूड, etc। अनेकों सेंटेंस हो सकते हैं। तो इसका प्रयोग वहाँ होता है जब कोई काम जारी हो, चल रहा हो, उस समय इस टेंस का प्रयोग होता है। दूसरा प्रयोग देखिए कहाँ होता है, फॉर एन एक्शन दैट इज फिक्स्ड टू बी हैपेंड इन नियर फ्यूचर, हैपेंड इन द नियर फ्यूचर। इसका मतलब हुआ कि इन द नियर फ्यूचर करने का मतलब हुआ कि इस टेंस का प्रयोग वहाँ भी होता है जब इन द नियर फ्यूचर मतलब आगे आने वाले भविष्य में, जो बहुत नज़दीक हो, कोई घटना, कोई काम होने वाला हो, माने निकट भविष्य में। नियर फ्यूचर का मतलब होता है निकट भविष्य में। तो इस टेंस का प्रयोग वहाँ होता है, उस काम के लिए होता है जो निकट भविष्य में होने वाले हों। निकट मतलब कल यानी टुमारो। तो जब टुमारो लगाते हैं तो वो निकट माने भविष्य हो गया, उसी को कहते हैं नियर फ्यूचर। तो यदि नियर फ्यूचर में या निकट भविष्य में यदि कोई काम होने वाला हो तो उसके लिए भी इस टेंस का यूज होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे द प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग। V4 तो इसमें आएगा ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में V4 यानी V प्लस ING मस्ट है। तो द प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग टुमारो। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे क्या मालूम होता है, द प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग टुमारो यानी कल प्रधानमंत्री वापस लौट रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही और बहुत सेंटेंस हो सकता है। एक और सेंटेंस लीजिए, जैसे आई एम लिविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आई एम लिविंग फॉर दिल्ली नेक्स्ट डे मतलब माने आने वाले दिन, आने वाले दूसरे दिन, माने आने वाले दिन में मतलब नेक्स्ट डे। तो इसका मतलब हुआ ये फ्यूचर में कोई काम होने वाला है। तो इस टेंस का प्रयोग वहाँ भी होता है, उस काम के लिए भी होता है जो निकट भविष्य में होने वाला है। ठीक है, 2 मिनट समय और मैं आप लोग का लूँगा। इसका प्रयोग वहाँ भी होता है यदि आपने मन में कुछ इरादा कर लिया है करने के लिए। ठीक है, आप अपने मन में कुछ ठान लिए हैं, कुछ इंटेंशन, आपने अपने मन में कुछ करने का इरादा कर लिया है, कुछ ठान लिया है, या
किसी कोई काम करने की कोई संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पॉसिबिलिटी माने लाइक्लीहुड, यदि कोई काम करने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, या आपने कोई काम करने का ठान लिया है, वहाँ भी उसके लिए भी इस टेंस का यूज होता है। फॉर एन इंटेंशन और लाइक्लीहुड, फॉर एन इंटेंशन एंड लाइक्लीहुड, ठीक है। क्या हमने लिखा? फॉर एन इंटेंशन, इरादा, और लाइक्लीहुड, संभावना। यानी इस टेंस का प्रयोग आप वहाँ भी कर सकते हैं जब आपने अपने मन में कुछ करने को ठान लिया है, इरादा बना लिया है, उसके लिए भी। और यदि कोई काम की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो उस टेंस के उस काम के लिए भी आपको इस टेंस का यूज होता है। जैसे देखिए, दे आर गोइंग, देखिए गोइंग आपका V4 है, भी गो प्लस ING है ना, V प्लस ING। दे आर गोइंग टू डाई। अब देखिए, दे आर गोइंग टू डाई, इसका मतलब क्या हुआ? दे आर गोइंग टू डाई मतलब ये मरने जा रहे हैं, यानी उन्होंने मरने का इरादा कर लिया है, उन लोगों ने मरने का इरादा कर लिया है। या और लिए दूसरा सेंटेंस, जैसे दे आर गोइंग टू डाई, या आई एम, या और देखिए, आई एम गोइंग टू, V4 तो रहेगा इसमें, गोइंग टू बाई ए कार। यहाँ देखिए, आई एम गोइंग टू बाई ए कार, इसका माने क्या होता है कि मैंने एक कार खरीदने का इरादा कर लिया है, मैंने ठान लिया है एक कार खरीदने का। तो ऐसे मुकाम के लिए भी, ऐसे काम के लिए भी, जिससे मालूम हो कि कोई काम करने का आपने इरादा कर लिया है, या कोई काम करने की आपके द्वारा कोई पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो इस टेंस के लिए भी इस टेंस का यूज होगा। आज बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।